कि राजनीतिक दबाव कह लो, लालच कह लो, दोबारा जुलाई में बड़वाल जी ने एक पत्र भेजा कि पुनरीक्षण किया जाए और पुनरीक्षण में इधर से 4 तारीख को चिट्ठी भेजी गई और 5 तारीख को उधर से प्रतिवेदन आ गया। तो आप ये समझ सकते हो कि पहली जांच में आपने 1 महीने का समय लिया, दूसरी जांच में 48 दिन का समय लिया और कलेक्टर साहब ने जो पहली जांच भेजी वो सही तथ्यों के साथ भेजी और दूसरी जांच में कलेक्टर के ऊपर दबाव था या कलेक्टर ने लेन देन कर लिया, ये तो अब जांच के बाद कलेक्टर खुद बताएंगे। जो सुरेश कुमार IAS थे, तत्कालीन कलेक्टर पन्ना, उनकी शिकायत कर दी है क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है। अनुसूचित जाति वर्ग के मिलने वाले आरक्षण को गैर अनुसूचित जाति के लोग उसको लाभ ले रहे हैं और कलेक्टर जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर तथ्यों की और साक्ष्यों की अनदेखी करके एक प्रतिवेदन में उन्हें अपात्र घोषित करता है और दूसरे प्रतिवेदन में उसको पात्र घोषित करता है, तो निश्चित ये जांच का विषय है कि प्रतिमा बागरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन दोनों लड़कों को ले गई और मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस मामले को अपने हाथ में लिया और मुख्यमंत्री जी के दबाव में आकर ये रिपोर्ट बदली गई। इसके पीछे का मास्टरमाइंड प्रतिमा बागरी है। प्रतिमा बागरी चूंकि खुद अनुसूचित जाति का लाभ ले रही है और अनुसूचित जाति वर्ग की नहीं है, मैंने उनके खिलाफ भी हाईकोर्ट में मामला लगाया है, चिन्हित किया गया था। तो सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सिवनी, इनमें अनुसूचित जाति में बागरी जाति कहीं नहीं आते। उनके दस्तावेज हैं, ये मैंने तमाम दस्तावेज और साक्ष्यों के साथ इनकी शिकायत करी है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, माननीय मुख्यमंत्री के पास, मुख्य सचिव के पास, मैंने UW में शिकायत करी है। तो ये शिकायत से क्या लगता है कार्रवाई होगी इनकी? कलेक्टर देखिए, मैंने शिकायत विधिवत कर दी है जांच एजेंसियों को, संबंधित अधिकारियों को। अगर वो जांच नहीं करते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 3 महीने के अंदर मैं माननीय न्यायालय जबलपुर जाऊंगा और माननीय न्यायालय हाई कोर्ट का रुख करेंगे। बिल्कुल हाई कोर्ट जाऊंगा और मुझे इसके पीछे प्रतिमा बागरी जी थी और वो बच्चे प्रतिमा बागरी जी के पास गए और प्रतिमा बागरी जी ने उन्हें संरक्षण दिया और संरक्षण के कारण कलेक्टर ने अपना जांच प्रतिवेदन दोबारा बदला। तो इसमें कलेक्टर दोषी है और निश्चित रूप से प्रतिमा बागरी खुद अनुसूचित जाति की नहीं है और अनुसूचित जाति का लाभ ले रही, तो वो अपने लोगों को दिलवा रहे। आबादी के हिसाब से अनुसूचित जाति के वर्ग के अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। तो उस 16 पद के जो स्थान आरक्षित हुए हैं उसमें ये लोग अपने आप को जाति प्रमाण पत्र बनवाकर और अपना स्थान सिक्योर कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये लोग अनुसूचित जाति वर्ग के हकमारी का काम कर रहे हैं। नमस्कार, द लपेटा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। इस वक्त मैं एक शिकायतकर्ता के साथ मौजूद हूं। शिकायतकर्ता है और काफ़ी लंबी शिकायत की है और बड़ी शिकायत की है। शिकायत की है एक IAS अधिकारी के खिलाफ। IAS अधिकारी ने जिस तरीके से फर्जी जाति प्रमाण पत्र का खेल खेला है, इनका आरोप है और इनका संगीन आरोप यह है कि वो हो सकता है कि ये रिश्वत के साथ किया हो और इस पर अब जांच हो रही है। पूरा मामला क्या है और कौन है वो IAS अधिकारी जिसको लेकर के शिकायतकर्ता ने अपना रुख बिल्कुल कड़ा अपना लिया है, पूरा मामला समझ लेते हैं। नमस्कार प्रदीप जी, लपेटा पर स्वागत है आप। धन्यवाद आदर्श जी। क्या शिकायत की है, कौन है वो अधिकारी, मामला क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। मामला है अनुसूचित जाति वर्ग की जो बागरी जाति है और एक सामान्य वर्ग की राजपूत समाज में भी एक बागरी जाति है पन्ना जिले के अंदर, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल में। ये बागरी जाति के बच्चों ने अनुसूचित जाति के बागरी जाति के नाम की समानता का लाभ लेकर प्रमाण पत्र बना लिया। अनुसूचित जाति वर्ग के सामाजिक संगठन के लोगों ने उनकी शिकायत की। वन सेवा में 2023 में उन बच्चों का सिलेक्शन हो गया, एक रजनी बागरी और एक टिंकू बागरी। जब शिकायत हुई तो बड़वाल जी ने एक चिट्ठी कलेक्टर को भेजी कि आप इनकी जाति प्रमाण पत्र की जांच करिए। कौन है ये बड़वाल जी? ये बड़वाल जी उस समय प्रमुख सचिव वन थे। अच्छा, वन विभाग के। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और जिसमें सुरेश कुमार जो तत्कालीन कलेक्टर थे 2025 में, तो जो मार्च में उनको शिकायत भेजी और अप्रैल 11/4/2025 को कलेक्टर पन्ना ने ये अपने जांच प्रतिवेदन में चिट्ठी भेजी मध्य प्रदेश में बड़वाल जी को कि ये दोनों अनुसूचित जाति के प्रतीत नहीं होते। ठीक है, आपका अभी तक इतना ही आपका कहना है कि एक रजनी बागरी, टिंकू बागरी का मामला है। ये 2023 में राजवन सेवा में आए हुए हैं। इन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र है इनका, ये ऑब्वियसली राजपूत में आते हैं और ये
अभी बागरी समाज में इनको हो गया, इनकी शिकायत की गई राज्य वन विभाग में, वहाँ से जांच हुई, जांच में पन्ना कलेक्टर ने इनको सही मतलब ये झूठे पाए गए। हाँ, ये आपका कहना है। फिर इसके बाद क्या हुआ? फिर इसके बाद ये होता है कि राजनीतिक दबाव कह लो, लालच कह लो, दोबारा जुलाई में बड़वाल जी ने एक पत्र भेजा कि पुनरीक्षण किया जाए, और पुनरीक्षण में इधर से 4 तारीख को चिट्ठी भेजी गई और 5 तारीख को उधर से प्रतिवेदन आ गया। तो आप समझ सकते हो कि पहली बार की चिट्ठी में 1 महीने का समय लिया गया, और दूसरी बार की चिट्ठी में 48 दिन में दूसरा जांच मतलब जब मार्च में वन विभाग ने कहा कि जांच कीजिए, तो कलेक्टर साहब ने 1 महीना दिया जांच करने में, और 11 अप्रैल के आसपास 2025 में जांच भेज दी भोपाल। जी। फिर उसके बाद जब दोबारा अपील की गई 4 जुलाई में, हाँ, तो उसके बाद जुलाई में की गई, फिर 5 जुलाई को उन्होंने दोबारा इनको सही ठहरा दिया। तो आप ये समझ सकते हो कि पहली जांच में आपने 1 महीने का समय लिया, दूसरी जांच में 48 दिन का समय लिया, और कलेक्टर साहब ने जो पहली जांच भेजी वो सही तथ्यों के साथ भेजी थी, और दूसरी जांच में कलेक्टर के ऊपर दबाव था या कलेक्टर ने लेन देन कर लिया, ये तो अब जांच के बाद कलेक्टर खुद बताएंगे। मैंने ईओडब्ल्यू में CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, मुख्य सचिव, और जहाँ भी कार्मिक विभाग DOPT दिल्ली, वहाँ भी मैंने जो सुरेश कुमार IAS थे तत्कालीन कलेक्टर पन्ना, उनकी शिकायत कर दी है, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति का मामला है। अनुसूचित जाति वर्ग के मिलने वाले आरक्षण को गैर अनुसूचित जाति के लोग उसको लाभ ले रहे हैं, और कलेक्टर जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर तथ्यों की और साक्ष्यों की अनदेखी करके एक प्रतिवेदन में उन्हें अपात्र घोषित करता है और दूसरे प्रतिवेदन में उसको पात्र घोषित करता है, तो निश्चित ये जांच का विषय है और ये गंभीर मामला है। तो ये निश्चित ये गंभीर मामला है। एक IAS पर ये आप आरोप लगा रहे हैं, एक जिले का कलेक्टर है, अभी कमिश्नर है एक संभाग में। आप मुझे बताइए कि जब 11 अप्रैल को कलेक्टर साहब कह देते हैं कि ये बागरी नहीं है, 3 महीने बाद 4 जुलाई को ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि वो बागरी हो गए? देखिए, मुझे जहाँ तक मालूम हुआ है कि प्रतिमा बागरी जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उन दोनों लड़कों को ले गई, और मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस मामले को अपने हाथ में लिया, और मुख्यमंत्री जी के दबाव में आकर ये रिपोर्ट बदली गई। आपका कहना है कि मुख्यमंत्री के दबाव में आकर के पन्ना कलेक्टर ने दबाव में आकर के ये रिपोर्ट बदली, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास उस समय वीडियो वायरल हुए थे, और प्रतिमा बागरी जी ने उन दोनों बच्चों, और इसके पीछे का मास्टरमाइंड प्रतिमा बागरी है। प्रतिमा बागरी चूंकि खुद अनुसूचित जाति का लाभ ले रही है और अनुसूचित जाति वर्ग की नहीं है, मैंने उनके खिलाफ भी हाईकोर्ट में मामला लगाया है, और उनकी जांच, उनके प्रमाण पत्र की जांच भी चल रही है, और मुझे उम्मीद है कि उनकी जाति प्रमाण पत्र भी खारिज होगा, क्योंकि वो राजपूत बागरी है। एक सवाल ये कि जब 1943-55 के पुराने खतौनी रिकॉर्ड्स में सिर्फ बागरी लिखा होना अचानक से उन सभी संवैधानिक नियमों पर भारी पड़ गया जो कहते हैं कि पन्ना क्षेत्र के बागरी राजपूत ठाकुर होते हैं। देखिए, ये बड़ा आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि दूसरी रिपोर्ट में कलेक्टर ने ये कहा कि इनके 1950 से पूर्व के खसरा में इनकी जाति लिखी हुई है और राजपूत कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो मैं कलेक्टर सुरेश कुमार जी से ये कहूँगा कि राजपूत कहीं नहीं लिखा हुआ, तो आप ये बता दो कि बागरी जाति लिखा हुआ है, तो अनुसूचित जाति उसमें कहाँ लिखा हुआ है? आपने सिर्फ ये कह के उनको पात्र घोषित कर दिया कि उनके खसरा खतौनी में राजपूत कहीं नहीं लिखा हुआ है, जबकि 1950 में जब विंध्य प्रदेश था और विंध्य प्रदेश में पन्ना उसके अंतर्गत आता था, पन्ना के जो सूची थी अनुसूचित जाति की उसमें 12 जातियां आती थी, ठीक है, लेकिन ये बागरी जाति नहीं आती थी। इसका मतलब ये लोग 1950 में सामान्य श्रेणी में आते थे और राजपूत थे। उसी का ये हवाला देते हुए 2007 में ये लंबी लड़ाई 1976 से चली आ रही है आदर्श जी। ये 1976 में भारत सरकार ने सीमा क्षेत्र का बंधन खत्म किया। हमारा मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना। ये 4 प्रांत को लेकर बना था, भोपाल स्टेट, मध्य प्रांत, बरार, विंध्य प्रदेश और मध्य भारत। इन 4 को मिलकर मध्य प्रदेश बना था। और इन चारों प्रदेश में 1950 में जब भारत का संविधान आदेश लागू हुआ था, उसमें इन चारों प्रदेश में जिला स्तर पर जातियां, अनुसूचित जातियां चिन्हित की गई थी। हर जिले में अनुसूचित जातियों को चिन्हित किया गया था। तो सतना, पन्ना, रीवा, जबलपुर, शहडोल, सिवनी, इनमें अनुसूचित जाति में बागरी जाति कहीं नहीं आती। उनके दस्तावेज हैं
और ये विवाद जब लगातार चला तो जो मध्य भारत के बागरी हैं 1976 में जब एक सूची बनी तो उन लोगों को दूसरे नंबर पर लाया गया। तो इन लोगों ने सोचा कि हमें भी भारत सरकार ने अनुसूचित जाति की बागरी जाति में शामिल कर लिया। तो ये लोग तब से आरक्षण का लाभ लेने लगे और ये लड़ाई लंबी चली। उसके बाद 2007 में भारत सरकार ने 2007 में संशोधन किया और संशोधन में 2 नंबर पर बागरी जाति, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बागड़ी ठाकुर राजपूत की उपजाति को छोड़कर, मतलब बघेलखंड, बुंदेलखंड और महाकौशल के जो बागरी हैं इनके लिए भारत सरकार ने जाति प्रमाण पत्र नहीं देने के लिए स्पष्ट आदेश जारी कर दिए। अच्छा, आपने शिकायत की, कहाँ शिकायत की है? मैंने अभी जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, अभी कुछ दस्तावेज भी रखे, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये मैंने तमाम दस्तावेजों साक्ष्यों के साथ इनकी शिकायत करी है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग हो, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, माननीय मुख्यमंत्री के पास, मुख्य सचिव के पास, मैंने यूडब्ल्यू में शिकायत करी है और जो डीओपीटी होता है कार्मिक विभाग दिल्ली, वहाँ भी इनकी शिकायत करी कि कलेक्टर जैसे पद पर बैठा व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, एक ही मामले में 2 रिपोर्ट कैसे बना सकता है। ये तो गंभीर आपराधिक मामला है और इनके और भी मामलों की जांच होनी चाहिए। तो ये शिकायत से क्या लगता है, कार्रवाई होगी इनकी कलेक्टर? देखिए, मैंने शिकायत विधिवत कर दी है जांच एजेंसियों को, संबंधित अधिकारियों को। अगर वो जांच नहीं करते तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 3 महीने के अंदर मैं माननीय न्यायालय जबलपुर जाऊंगा और माननीय न्यायालय हाई कोर्ट का रुख करेंगे। बिल्कुल हाई कोर्ट जाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय मेरे मामले में संज्ञान लेगा। प्रदीप जी, आप हाई कोर्ट जाएंगे, मामला बेहद बड़ा है। सवाल ये है कि मामले पर जांच हो जाएगी, हो सकता है कलेक्टर साहब दोषी भी हो जाए, पर उसके पीछे का मास्टरमाइंड जिसके दबाव में ये हुआ वो कब, उन पर कार्रवाई कब होगी? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके पीछे प्रतिमा बागरी जी थी और वो बच्चे प्रतिमा बागरी जी के पास गए और प्रतिमा बागरी जी ने उन्हें संरक्षण दिया और संरक्षण के कारण कलेक्टर ने अपना जांच प्रतिवेदन दोबारा बदला। तो इसमें कलेक्टर दोषी है और निश्चित रूप से प्रतिमा बागरी खुद अनुसूचित जाति की नहीं है। हाँ। और अनुसूचित जाति का लाभ ले रही, तो वो अपने लोगों को दिलवा रही। जो जिन पर ये पूरा मामला है 2023 का, रजनी बागरी, टिंकू बागरी, जो अब राज्य प्रशासनिक वन सेवा में है। सवाल ये है कि क्या लगता है कि यदि ये पूरा रैकेट चल रहा है तो क्या जबरन भरे जा रहे हैं क्या लोग सेवा में? देखिए, अनुसूचित जाति वर्ग से अगर आप कंपटीशन में बैठते हैं तो निश्चित रूप से जब चयन प्रक्रिया होती है तो जो आरक्षण का लाभ मिलता है, आरक्षित वर्गों के लिए एक स्थान, किसी भी स्थान पर पद चयनित में एक जैसे 100 पद हैं, 100 पद में 16% आबादी के हिसाब से अनुसूचित जाति के वर्ग के अभ्यर्थियों को रखा जाएगा। तो उस 16 पद के जो स्थान आरक्षित हुए हैं उसमें ये लोग अपने आप को जाति प्रमाण पत्र बनवाकर और अपना स्थान सिक्योर कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर ये लोग अनुसूचित जाति वर्ग के हकमारी का काम कर रहे हैं। तो आप शिकायतकर्ता प्रदीप अहिरवार के साथ मुझे सुन रहे थे, किस तरीके से ये पूरा खेल हुआ और इस खेल के पीछे के मास्टरमाइंड को लेकर के प्रदीप जी का लगातार कहना है कि ये कोई बड़ा नेता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला अब हाईकोर्ट भी ले जाने की बात करें यदि निष्पक्ष जांच नहीं होती है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिरकार जो लोग हैं, जो पीछे वो लोग हैं जो SC ST के युवाओं का हक मार रहे हैं, आखिर वो लोग हैं कौन और उन पर गाज कब गिरेगी? पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं और आपके सवाल क्या हैं? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।